नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है वर्ल्ड स्टडी पीके में। आज मैं आपके डेली करंट अफेयर के बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों को शामिल करके लाया हूँ, जो परीक्षा में आपको देखने को मिल ही जाएंगे। बिना वक्त गवाए प्रश्नों को शुरू करते हैं। चलिए आइए देखते हैं पहला प्रश्न आपके सामने रखा है। प्रश्न है, शेर सिंह ख्यालिया अडानी पावर के सीईओ नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? शेर सिंह ख्यालिया को। ये आप देख सकते हैं अडानी पावर, ऊपर देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। यह है अडानी पावर के सीईओ नियुक्त किए गए। किसे किए? शेर सिंह ख्यालिया को। चलिए आइए देखते हैं कुछ और जानकारी। अडानी पावर ने 11 जनवरी 2022 से शेर सिंह ख्यालिया को मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी सीईओ नियुक्त किया है। किसे किया है? शेर सिंह ख्यालिया को। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, इससे पहले ख्यालिया गुजरात पावर कॉरपोरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। इसी में अगला इंपॉर्टेंट है कि वह पावर एक्सचेंज इंडिया लिमिटेड, पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड और अन्य सहित कई बिजली वितरण कंपनी के बोर्ड में निदेशक रहे हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजकुमार राव रिन्यू बाय का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। किसे किया गया है? रिन्यू बाय। रिन्यू बाय का मतलब है, ये आप देख सकते हो ऊपर राजकुमार राव को। ये है रिन्यू बाय के ब्रांड एम्बेसडर। किसे किया गया? राजकुमार राव को। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी इसकी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। राजकुमार राव जो है ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म, ये क्या है? ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म। क्या? रिन्यू बाई है जो ऑनलाइन बीमा प्लेटफॉर्म है। जो अभिनेता हैं राजकुमार राव को अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। क्या किया है? पहले ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं। किसे? राजकुमार राव को, रिन्यू बाई के तौर पर। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी। वह कंपनी के स्मार्ट टेक राइट एडवांस अभियान का हिस्सा होंगे, जो 70 करोड़ ग्राहकों को लक्षित कर रहा है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, बॉबी पावर कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि देवेश जोशी फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। क्या है? जो बॉबी पावर कंपनी के चेयरमैन हैं, जबकि देवेश जोशी फर्म के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। प्रश्न है, गेल मोल फिल्म है 2022 एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। ये आप ऊपर देख सकते हैं गेल मोनी फिल्स को। ये जो ट्रॉफी लिए खड़े हुए हैं गेल मोनी फिल्स हैं। ये इन्होंने क्या किया है? 2022 एडिलेड इंटरनेशनल वन टेनिस टूर्नामेंट जीता है। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है इसकी। फ्रांसीसी टेनिस खिलाड़ी गेल मोनफिल्स ने 2022 एडिलेड इंटरनेशनल वन के पुरुष एकल स्पर्धा में रूस के कारेन खचानोवो को हराकर अपने करियर का 11वां एटीपी खिताब जीता है। इन्होंने क्या किया है? रूस के खिलाड़ी को हराकर इन्होंने अपना 11वां एटीपी खिताब जीता है। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी है, महिला वर्ग में विश्व की नंबर 1 ऑस्ट्रेलियाई स्टार एशेल बार्टी ने कजाकिस्तान की एनिला रिबाकिना को हराकर अपना दूसरा एनिलेड अंतर्राष्ट्रीय खिताब जीता है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, 2022 एनिलेड इंटरनेशनल वन एक संयुक्त एटीपी टूर 250 और LWTA 500 टूर्नामेंट था। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, भूपेंद्र यादव राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। 19वीं बाघ संरक्षण प्राधिकरण की बैठक की अध्यक्षता किसने की है? वह कौन से व्यक्ति है? वह है भूपेंद्र यादव। इसी का इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है नीचे, केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन है? ये भूपेंद्र यादव केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव
अध्यक्षता की राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA की 19वीं बैठक आयोजित की है। इन्होंने 19वीं बैठक आयोजित की है भूपेंद्र यादव ने। चलिए आइए आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से भूपेंद्र यादव को, जो मंत्री हैं केंद्रीय पर्यावरण के। ये आप देख सकते हैं भूपेंद्र यादव को, जो मंत्री हैं केंद्रीय पर्यावरण के। और ये इन्होंने क्या किया है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता की है। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, वर्तमान में भारत में 51 टाइगर रिजर्व हैं और 35 से अधिक नदियां उन क्षेत्रों से निकलती हैं जो सुरक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पर्यावरण मंत्री ने स्वतंत्र भारत में विलुप्त हो चुके चीते सहित भारत में 7 बड़ी बिल्लियों के पुनरुत्पादन, सुरक्षा और संरक्षण के लिए यह कार्य योजना शुरू किया है। इन्होंने क्या किया है, जो 7 जो बड़ी बिल्लियां हैं जिनको पुनरुत्पादन में के लिए यह कार्य योजना शुरू की है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और इसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने, ये प्रश्न है, राफेल नडाल 2022 मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट जीता है। राफेल नडाल ने क्या किया है, 2022 में जो मेलबर्न समर सेट टेनिस टूर्नामेंट था उसको जीत लिया है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, विश्व के 6ठे नंबर के राफेल नडाल ने 2022 मेलबर्न समर सेट 1 में पुरुष एकल टेनिस खिताब जीता है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं राफेल नडाल को चित्र के माध्यम से। कौन है राफेल नडाल, ये आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से। जो रैकेट यानी कि हाथ में वो लिए हैं, ये ऊपर चित्र के माध्यम से, ये है राफेल नडाल, जो कि टेनिस के बहुत ही उम्दा खिलाड़ी हैं। राफेल नडाल 2022 मेलबर्न समरसेट टेनिस का खिताब इन्होंने जीता है। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। नडाल ने अमेरिका क्वालिफायर मैक्सिम क्रेसी को 7-6 और 6-3 से हराकर अपना 89वां करियर ATP खिताब हासिल किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, महिला एकल में सिमोना हालेप ने रूस की वेरोनिका कुदरमेटोवा को 6-2 से और 6-3 से हराकर करियर का 23वां WT खिताब जीता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। प्रश्न है, श्रम मंत्री त्रैमासिक रोजगार सर्वेक्षण का दूसरा राउंड जारी किया है। जो श्रम मंत्री हैं उन्होंने त्रैमासिक रोजगार का सर्वेक्षण का दूसरा राउंड जारी किया है। इसी में इंपॉर्टेंट फैक्ट दिया है, श्रम एवं रोजगार मंत्री कौन है, भूपेंद्र यादव ने 11 जनवरी 2022 को तिमाही रोजगार सर्वेक्षण की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की है। चलिए आइए आपको दिखाते हैं चित्र के माध्यम से भूपेंद्र यादव को, जो रोजगार मंत्री हैं। ये देख सकते हैं आप, ये हैं श्रम एवं रोजगार मंत्री। ये कौन है, श्रम एवं रोजगार मंत्री भूपेंद्र यादव। ये आप चित्र के माध्यम से ऊपर देख सकते हैं, यही हैं भूपेंद्र यादव। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह अखिल भारतीय त्रैमासिक स्थापना आधारित रोजगार सर्वेक्षण का एक हिस्सा है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है, रिपोर्ट में कहा गया है कि विनिर्माण क्षेत्र 39%, शिक्षा 22% और स्वास्थ्य 10% अनुमानित श्रमिकों को संलग्न करता है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। प्रश्न है, उड़ीसा सरकार मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया है। उड़ीसा सरकार ने क्या किया है, जो मातृत्व अवकाश का लाभ था वह 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। चलिए आइए देखते हैं और इसकी इम्पोर्टेंट जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है आपके सामने, ये उड़ीसा सरकार ने उच्च शिक्षा विभाग के तहत सहायता प्राप्त कॉलेजों की महिला कर्मचारियों के लिए, किसके लिए ये किया गया है, वो है महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन कर दिया है। किसके लिए, उड़ीसा सरकार ने यह फैसला लिया है, महिला कर्मचारियों के लिए मातृत्व अवकाश का लाभ 90 दिन से बढ़ाकर 180 दिन किया जाएगा। चलिए आइए देखते हैं और इम्पोर्टेंट जानकारी जो इसकी हो सकती है। चलिए देखते हैं।
जानकारी है विभाग के अधीन कार्यरत सभी पात्र महिलाएं अवकाश लाभ प्राप्त कर सकती हैं। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट दिया है। इनमें सामान्य वर्ग के सरकारी नौकरी के उम्मीदवारों के लिए ऊपर की आयु 32 वर्ष से बढ़ाकर 38 वर्ष करने का भी निर्णय लिया गया है। इसमें क्या किया गया है, जिस सामान्य वर्ग की आयु थी 32 वर्ष, उसको 38 वर्ष करने का भी निर्णय लिया है। चलिए आइए देखते अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विजेट ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021। क्या हुआ है, जो केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स विजेज है, जो ऑर्गेनाइजेशन ने जीता है इंटरनेशनल क्राफ्ट अवार्ड 2021। चलिए आइए देखते हैं और जानकारी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कोवलम केरल के केरल कला और शिल्प ग्राम संगठन KACV को विश्व शिल्प परिषद इंटरनेशनल द्वारा दुनिया के सर्वश्रेष्ठ शिल्प गांव के लिए 2021 के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिल्प पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। चलिए आइए देखते हैं और इसकी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट है, जानकारी है, यह गैर व्यक्तिगत श्रेणी से प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है। ये क्या है, गैर व्यक्तिगत श्रेणी में प्राप्त भारत का एकमात्र पुरस्कार है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट जानकारी है कि KACV की स्थापना केरल के राज्य पर्यटन विभाग के लिए उरालुंगक श्रम अनुबंधी सरकारी समिति ULCCS द्वारा की गई है थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन हुआ है। इसी में ये आप देख सकते हो ऊपर एकता नगर, जो ये रेलवे स्टेशन है, पहले केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम था। पहले क्या था, केवड़िया रेलवे स्टेशन। अब इसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। चलिए आइए देखते हैं इसकी सभी जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। रेल मंत्रालय ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एकता नगर रेलवे स्टेशन करने की मंजूरी दे दी है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का केवड़िया रेलवे स्टेशन वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, वडोदरा डिवीजन के अंतर्गत आता है। चलिए देखते हैं इसकी और जानकारी। और जानकारी को बताने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपने अभी तक वर्ड स्टडी पीके चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप वर्ड स्टडी पीके चैनल पर नए यूजर्स हैं, ये आप गोले के अंदर देख सकते हैं वर्ड स्टडी पीके चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर लें। ये सब्सक्राइब का बटन आप गोले के अंदर भी देख सकते हैं, इसको दबा दें यानी प्रेस कर दें। और इसके साथ में जो घंटी का निशान है, बेल आइकन का निशान है, उसको आल पर लगा लें, जिससे क्या है हमारी सारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन के रूप में आपके पास आती रहेगी। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो कृपया करके लाइक कीजिए और आप शेयर तो अवश्य कर दीजिए। चलिए आइए देखते हैं उसकी सभी जानकारी जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। एकता नगर रेलवे स्टेशन का स्टेशन कोड जो था वो KEKNR होगा। स्टेशन का न्यूमेरिकल कोड क्या है, 08224620 होगा। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पिछले साल रेल मंत्रालय ने कहा था कि गुजरात में दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का दौरा करने वाले पर्यटन केवड़िया रेलवे स्टेशन पर ही राज्य में समृद्ध सांस्कृतिक इतिहास का अनुभव कर सकेंगे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, रतन टाटा की जीवनी रतन एंड टाटा द अर्थराइड बायोग्राफी नवंबर 2022 में आएगी। जो क्या है, इनके ऊपर जो बायोग्राफी बनाई गई है वह नवंबर 2022 में आएगी। किसके ऊपर बनी है ये, रतन टाटा की जीवनी के ऊपर। इनका टाइटल क्या है, रतन एंड टाटा द अर्थराइड बायोग्राफी। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो इम्पोर्टेंट फैक्ट के जानकारी है। टाटा सन्स अमेरिटस चेयरमैन, बायोवृद्ध उद्योगपति और
परोपकारी रतन टाटा की अधिकृति जीवनी, जिसका शीर्षक रतन एंड टाटा द आर्थराइड बायोग्राफी है, नवंबर 2022 में स्टैंड हिट करने के लिए तैयार है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अगली जानकारी है, जीवन एक पूर्व वरिष्ठ नौकरशाह और सेवानिवृत्त IAS अधिकारी डॉक्टर थॉमस मैथ्यू द्वारा लिखी गई है। ये देखते हैं और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। फैक्ट है, इसे हार्पर कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसे किसे द्वारा प्रकाशित किया जाएगा? हार्पर्स कॉलिंस द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह पुस्तक 84 वर्षीय रतन टाटा के बचपन, कॉलेज के वर्षों और अन्य बातों के अलावा शुरुआती प्रभावों के बारे में बताती है। किसके बारे में बताती है? यह रतन टाटा के बचपन, कॉलेज एवं अन्य बातों के ऊपर बताती है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, वित्त मंत्रालय जन धन खातों में जमा किए गए कितने हैं? वह 1.5 लाख करोड़ रुपए के पार हो चुका है। जो मोदी जी ने जन धन खाता खुलवाए थे उसमें क्या हुआ है कि 1.5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा उसमें धनराशि जो जमा हुई है वो पार हो चुकी है। कहाँ पर? वित्त मंत्रालय का ये एक निर्देश जारी हुआ है। ये आप ऊपर देख सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जनधन खाता योजना के साथ। चलिए आइए देखते हैं अगली जानकारी जो इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ। वित्त मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY के तहत खोले गए बैंक खातों में जमा राशि 1.5 लाख करोड़ के पार हो गई है। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। फैक्ट है, जनधन योजना के तहत खातों में कुल शेष राशि दिसंबर 2021 के अंत तक लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए दर्ज की गई है। कितनी की गई है? 1,50,939 दर्ज की गई है। कितनी है? ये लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपए है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आंकड़ों से पता चला है कि इस योजना के तहत 43.23 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे। कब कितने खोले गए थे? 43 पॉइंट यानी 45 करोड़ से अधिक खाते खोले गए थे लगभग में। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। और अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ है। ये कहाँ हुआ है? BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट शुरू हुआ है। चलिए आइए देखते हैं इसकी सभी जानकारी और इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट एक नज़र में। फैक्ट है, इम्पोर्टेंट बैडमिंटन में BWF 2022 योनेक्स सनराइज इंडिया ओपन टूर्नामेंट 11 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। कहाँ पर शुरू हुआ था? यह 11 जनवरी 2022 को नई दिल्ली में शुरू हुआ था। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, इस योजना में किदाम्बी श्रीकांत, PV सिंधु, साइना नेहवाल और साई प्रतीक जैसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। कौन कौन ले रहा है? इसमें किदाम्बी श्रीकांत हैं, PV सिंधु हैं, साइना नेहवाल हैं और साई प्रतीक जैसे खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। ये आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो और इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हैं। इस योजना में किदाम्बी श्रीकांत, PV सिंधु, ये वाला तो हो चुका है। नीचे वाला देखते हैं, यह टूर्नामेंट 11 जनवरी से 16 जनवरी तक नई दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? यह 11 जनवरी से 16 जनवरी तक यह इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेला जाएगा। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यह 2 साल के अंतराल के बाद खेला जा रहा है। ये कब खेला जा रहा है? 2 साल के अंतराल के बाद यह टूर्नामेंट खेला जा रहा है। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न और उसकी सभी जानकारी। अगला प्रश्न है आपके सामने ये प्रश्न है, ऑस्कर और ग्रैमी विजेता गीतकार मार्लिन बर्गमैन का निधन हुआ है। ये आप देख सकते हैं, ऑस्कर और ग्रैमी विजेता जो गीतकार हैं मार्लिन बर्गमैन, ये आप ऊपर देख सकते हैं मार्लिन बर्गमैन का इनका क्या हो गया है? निधन हो चुका है। ये क्या थी? ऑस्कर और ग्रैमी विजेता गीतकार थी। चलिए आइए देखते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इनका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ऑस्कर, ग्रैमी और एमी विजेता अमेरिका गीतकार और सॉन्ग राइटर मार्लिन बर्गमैन का निधन हो गया है। इसी में इम्पोर्टेंट फैक्ट है, बर्गमैन ने गीत लेखन के लिए अपने
पति एलन बर्गमैन के साथ सहयोग किया था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, प्रसिद्ध संगीत लेखक की जोड़ी ने कई प्रसिद्ध टेलीविज़न शो, फिल्मों और मंच संगीतों के लिए संगीत और गीत लिखे थे। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने ये दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार नेपाल सीमा के पास 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित करेगा। क्या किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने? उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल सीमा से जो लगे हैं, जो 4 गांव लगे हैं, उन 4 गांवों को राजस्व गांव घोषित करने की घोषणा कर दी है। क्या किया है? चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी, यानी और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने जिले में नेपाल सीमा के पास स्थित 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है। इसमें अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ देखते हैं। दूसरा अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके सामने है ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मिहिनपुरवा तहसील में स्थित भवानीपुर, तेड़गा और डाकिया और बछिया है। यह तवांगिया गांव है। ये वतांगिया गांव है। वतांगिया समुदाय के म्यांमार से औपनिवेशिक शासक के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल हैं। क्या क्या है इसमें? वतांगिया समुदाय के म्यांमार में से औपनिवेशिक शासन के दौरान पेड़ लगाने के लिए लाए गए लोग शामिल हैं। ये कहाँ है? ये तवांगिया गांव है। इसमें कौन कौन से गांव शामिल हैं? भवानीपुर है, तेगड़िया है, डाकिया है और बछिया तहसील स्थित हैं। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, राजनाथ सिंह चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। राजनाथ सिंह ने क्या किया है? जो कि एक क्या है यह एक रक्षा मंत्री हैं। कौन है? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, जिन्होंने क्या किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में, कहाँ पर? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर ऑफ रिसर्च इन स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी KCCRST का उद्घाटन किया है। क्या किया है? चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में कल्पना चावला सेंटर रिसर्च ऑफ स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी का उद्घाटन किया है। किसने किया है? वह है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यह उद्घाटन किया है। चलिए आइए देखते हैं और इसकी जानकारी और इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी है। इम्पोर्टेंट फैक्ट है, राजनाथ सिंह जो केंद्रीय मंत्री हैं ने 3 सेनाओं के रक्षा कर्मियों के बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का नाम भी शुभारंभ किया है। योजना का शुभारंभ कर दिया है। इन्होंने क्या किया है? जो तीनों सेनाएं हैं उनके बच्चों के लिए 10 करोड़ रुपए की चंडीगढ़ विश्वविद्यालय की रक्षा छात्रवृत्ति योजना का भी शुभारंभ किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की पहली महिला थी। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। ये आप देख सकते हैं ऊपर गोल्डन ग्लोब्स यह पुरस्कार है। गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार की घोषणा कर दी है। चलिए आइए देखते हैं इसकी सभी जानकारी, यानी इम्पोर्टेंट फैक्ट के साथ जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। दिया है, गोल्डन ग्लोब्स 2022 पुरस्कार समारोह 9 जनवरी 2022 को हुआ था। कब हुआ था यह पुरस्कार समारोह? 9 जनवरी 2022 को हुआ था। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, द पावर ऑफ द डॉन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा जीता है। क्या किया है? द पावर ऑफ द डॉन ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड जीता है, ड्रामा जीता है। इसी में अगला इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जेन कैपियन ने द पावर ऑफ द डॉग के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जीता है। किसने जीता है? यह जेन कैपियन ने यह पदक जीता है। कौन सा? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पदक जीता है। चलिए आइए देखते हैं इसकी और जानकारी जो परीक्षा उपयोगी हो सकती है। है कि विल स्मिथ ने किंग रिसर्च के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता ड्रामा जीता है। इसी में अगला है, निकोल किडमैन ने बीइंग द रिकॉर्डेंस के लिए सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेत्री ड्रामा के लिए 5वां गोल्डन ग्लोब जीता है।
चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न की सभी जानकारी, अगला प्रश्न है आपके सामने। ये प्रश्न है, एयरटेल पेमेंट बैंक और पार्क्स ये क्या हुए हैं, आपस में जुड़ गए हैं, यानी कि समझौता कर लिया है। चलिए इसका इम्पोर्टेंट फैक्ट है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक फास्टैग इवेंट और आधारित पार्किंग सावधान की पेशकश करने के लिए पार्क प्लस के साथ समझौता कर लिया है। क्या किया है इसने, फास्टैग आधारित पार्किंग सावधान की पेशकश करने के लिए पार्क के साथ समझौता कर लिया। ये आप ऊपर चित्र के माध्यम से देख सकते हैं, पार्क प्लस एयरटेल पेमेंट बैंक ने समझौता कर लिया है। चलिए आइए देखते हैं इसकी इम्पोर्टेंट फैक्ट जो परीक्षा उपयोगी हो सकते हैं। एयरटेल पेमेंट्स बैंक और पार्क प्लस ने भारत भर में वाणिज्य और आवासीय संपत्तियों के लिए फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग सावधान पेश करने के लिए सहयोग किया है। इसी में अगला इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यह साझेदारी वाहन से जुड़े फास्टैग का उपयोग करने पार्किंग परिस्थिति तंत्र की डिजिटाइल करने के लिए एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पहुंच का उपयोग किया है। किसका उपयोग किया है, एयरटेल पेमेंट्स बैंक की पहुंच का उपयोग करेगी। अगर आपको हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया करके लाइक ज़रूर कर दीजिए और आप कमेंट करिए और शेयर तो आप अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम। कृपया आप लोग सभी लोग घर पर रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और एवं सावधान रहें। थैंक यू।